नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज बात करेंगे आउटसोर्सिंग को लेकर और उस पर हो रही राजनीति पर। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती भी परीक्षा और साक्षात्कार से होगी, इंटरव्यू से। वहीं पीएफ बीमा, महिला कर्मियों की मैटरनिटी लीव सहित तमाम सुविधाएं भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेगी, जो सरकारी कर्मचारियों को भी मिलती हैं। योगी सरकार के मंगलवार को कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर यह फैसला किया गया कि प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती सरकार खुद करेगी। अब इसके लिए आउटसोर्सिंग निगम के तहत एक कंपनी बनाई जाएगी। अब आपको बता दें कि यूपी में करीब 4,15,000 आउटसोर्स कर्मचारी है और इनसे जुड़े परिवारों को भी साथ रखा जाए तो यह संख्या एक बड़ा वोट बैंक भी है, जो चुनावी गणित को बना और बिगाड़ दोनों सकती है। ये आउटसोर्स कर्मचारी पक्की नौकरी सहित वेतन भत्तों की मांग भी करते रहे हैं। इसके चलते यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का बजट बीते 6 साल में करीब 3.25 गुना तक बढ़ गया। 2019-20 में आउटसोर्स कर्मचारियों पर 684.19 करोड़ रुपए व्यय थे, जबकि 2025-26 में इसके लिए 1796.93 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को योगी सरकार की यह सौगात एक गेम चेंजर साबित होने वाली है, या फिर आगे और भी प्रावधान करने पड़ सकते हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आज आउटसोर्सिंग आयोग बनाए जाने की घोषणा की है। दरअसल ये फिर से एक बार युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तमाम युवा जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई, उनके मानदेय नहीं बढ़ाए गए। जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, वो अभी भी मिनिमम वेजेस से कम मानदेय पे काम कर रहे हैं। सरकार उनकी तनख्वाहें, उनके मानदेय नहीं बढ़ा रही है। सरकार ये कह रही है कि आने वाली जो नियुक्तियां हम करेंगे, उनके मानदेय 16,000 से 20,000 होंगे। तो सरकार से समाजवादी पार्टी की मांग है, अभी तक आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका मानदेय तत्काल 16,000 से 20,000 किया जाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जब युवा रोजगार मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उस पर दमनकारी नीति अपनाई जाती है। 2017 का चुनाव था, 2022 का चुनाव था। दो संकल्प पत्र में 10 लाख नौकरियों का सृजन की बात थी, सरकारी नौकरी। लेकिन जब सरकारी नौकरी देने की बात आती है, तब कहीं पर्चे लीक हो जाते हैं, कहीं पेपर में धांधली हो जाती है, कहीं जो है परीक्षा ही पूरी रद्द कर दी जाती है। अब आउटसोर्सिंग की बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रही है। अब आउटसोर्सिंग की नियमों को योगी सरकार बना रही है। आउटसोर्सिंग में सिर्फ और सिर्फ गुजरात की कंपनियां बैठी हैं, जो पूरा नेटवर्क वहां से चलता है, गुजरात की कंपनियों से चलता है। उसमें सीधे तौर पे सरकार को फायदा होता है और नागपुर के जो पूंजीपति लोग हैं उनको फायदा होता है। मैं कह सकता हूं कि आउटसोर्सिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है, जुमला दे रही है। मासिक बैठक है और सबसे पहले इस मासिक बैठक में आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपना दल एस की मांग को स्वीकार किया है। अपना दल एस लगातार आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन को लेकर सवाल उठा रही थी और हमारी ये मांग थी कि आउटसोर्सिंग की जो भी नियुक्तियां हों उसमें आरक्षण के नियमों का पालन हो, ताकि वंचित समुदाय की हकमारी ना हो सके। और मुझे बेहद प्रसन्नता है और मैं अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती हूं कि उन्होंने पार्टी की मांग को स्वीकार किया और आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में आरक्षण की नियमावली के पालन के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्णय। तो ये नई व्यवस्था लाई जा रही है, जहां पर कॉर्पोरेशंस के जरिए हायरिंग होगी, इंटरव्यूज होंगे और इस तरह से व्यवस्था की जाएगी, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि कर्मचारियों को इसमें राहत मिलेंगी। दरअसल अभी तक होता ये आया है कि जो आउटसोर्स कंपनियां हैं उनके थ्रू कर्मचारियों को हायर किया जाता था और उसमें होता ये था कि जो वेतन का जो पैसा होता था वो आउटसोर्स कंपनियों को जाता था और कंपनियां जो है कर्मचारियों को पैसा देती थी। अब इसमें होता यह था कि कभी उनकी तनख्वाह गैर वाजिब तरीके से काट ली जाती थी, समय से उन्हें तनख्वाह दी नहीं जाती थी
और भी कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह की लगातार जो मांगे हैं आउटसोर्स कर्मचारियों ने उठाई है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि से लेकर तमाम तरह की समस्याएं थी। हैरेस भी किया जाता था, असमय नौकरी से अकारण निकाल भी दिया जाता था। एक तरह से हैरेसमेंट होती थी। इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों में हताशा देखने को मिलती रही है। सरकार ने इसको लेकर अब एक कड़ा कदम उठाया है और इसके पीछे विचार यही है कि अब सीधा डायरेक्ट अकाउंट में सैलरी पहुंचेगी। महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में टाइमली सैलरी अकाउंट में पहुंच जाएगी। साथ ही साथ मिनिमम वेजेस जो है 16,000 रुपए तय कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पीएफ भी मिलेगा। पीएफ के साथ साथ ईएसआईसी की भी जो है सुविधा की गई है और टाइमली छुट्टियां भी मिलेंगी, स्पेशली मैटरनिटी लीव भी मिलेगा। और सबसे प्रमुख जिसको लेकर बात हो रही है कि अब आरक्षण जो है वो भी इन नियुक्तियों में दिया जाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं, स्वागत करेंगे उनका। हमारे साथ इस वक्त चंद्रमोहन चौबे हैं बीजेपी से और अनिल शर्मा कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे सीधे चंद्रमोहन जी आपके पास आता हूं कि एक बड़ा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर यही जानना चाहूंगा कि ये जो अब यूपी सीओएस बनाया जा रहा है, इससे क्या तब्दीली आने वाली है और जमीनी स्तर पर इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अभिषेक जी, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग सेवाओं में आपने सुना भी होगा, कई लोग शिकायत कर रहे थे, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई देती थी। चाहे वो लोगों का, चाहे उनका वो मानदेय हो, चाहे उनका ईएसआई का हो, पीएफ का हो। कई जो कंपनियां थी वो उनको देने में आनाकानी करती थी या देर में देती थी या वेतन देने में भी उनको लेट लतीफी करती थी। इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आ रही थी। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बस एक ही मंशा है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और उसी मंशा के अनुरूप उन्होंने ये निर्णय लिया है, कैबिनेट ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे अब जो भी हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग पर, उनके लिए आउटसोर्सिंग का जो है आयोग बना दिया गया है। अब कोई भी डायरेक्ट उसमें भर्ती विभाग नहीं लेगा, बल्कि उसके लिए एक निगम बना दिया गया है। अब और पारदर्शिता इसमें आएगी, अब और स्पष्टता इसमें दिखाई देगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। देखिए चंद्रमोहन जी, ये जो पारदर्शिता की बात है, इसी को लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि इससे पहले आउटसोर्सिंग के लिए जो कंपनीज हायर किए जाते थे उसमें फेवरिज्म का आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पे। अब आप जो हायरिंग करेंगे कर्मचारियों की, वो आप एक एजेंसी के द्वारा हायर करेंगे। अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो एजेंसी में लोग बैठेंगे काम करने के लिए, कर्मचारियों का चयन करने के लिए, वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो ट्रांसपेरेंटली काम करें या निष्पक्ष रूप से काम करें? ये कैसे सुनिश्चित किया गया है इस व्यवस्था में? नहीं, देखिए, उसके लिए इसीलिए तो एक अलग से इसका आयोग बनाया गया है। इसीलिए तो अब जो है एक पोर्टल, जेम पोर्टल के माध्यम से होगा, उसकी छटनी होगी, उसमें साक्षरता लिया जाएगा, उसमें जो है लिखित भी होगा और साक्षात्कार के रूप में भी उनका टेस्ट लिया जाएगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी। और जो अधिकारी, ऐसे क्या होता था कि जो फर्म हुआ करती थी, उन फर्मों को जो है डायरेक्ट मिल जाया करता था। अब उसमें इसी के लिए तो पारदर्शिता लाने के लिए, इन्हीं शिकायतों को तो दूर करने के लिए ये नया आयोग बनाया गया है, इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए ही। चलिए, अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। अनिल जी, क्यों ये लगता है विपक्ष को कि इस नई बदलाव से कुछ खास फर्क नहीं करने वाला? क्योंकि एक बड़ा बदलाव यह है कि तय समय में 1 से 5 तारीख के बीच में तनख्वाह आएगी, डायरेक्ट अकाउंट में आएगी, जबकि पहले आउटसोर्स कंपनी के पास पैसा आता था, उसके बाद कर्मचारियों तक पहुंचता था और इसके बीच में काफी गफलतें होती थी। तो ये तो सकारात्मक बदलाव है। कौन सी चीजें जो आपको लग रही है खटक रही? जी अभिषेक जी, बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है। आपको साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद। और सबसे बड़ा साधुवाद उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचारी सरकार को, जो डबल इंजन की डबल भ्रष्टाचारी सरकार है।
आउटसोर्स सेवा निगम उत्तर प्रदेश बनाने की ओर। सबसे पहले क्या प्राइवेट कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? आउटसोर्सिंग जितनी भी कंपनीज हैं, जो ज्यादातर गुजरात की कंपनियां हैं, कर्मचारी भी ज्यादातर गुजरात के भर्ती करे जाते हैं उनमें। ये सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। ये कर्मचारियों के हित की बात नहीं करती, ये हकीकत में उनके अहित की बात करती है। अभी देख लीजिए टीचरों के मामले में जो आदेश आया है, जो जब टीजीटी पीजीटी लागू हुआ उससे पहले के जो टीचर जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये लागू करा दिया गया कि वो टीजीटी करेंगे, टीटी करेंगे। उसके बाद जो है उनकी नौकरी पर रखा जाएगा और उन्होंने टेट नहीं किया तो उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नए रास्ते खोजती है सरकार, ये प्राइवेटेशन करना चाहती है। और देखिए ये सरकार प्राइवेटेशन करने के नाम पर इतना आगे बढ़ चुकी है कि इसका जो रवैया है बिल्कुल ढुलमुल रवैया है। ये प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने का एक नया शगुफा है। कर्मचारियों के पास तनख्वाह उनके खाते में आएगी, लेकिन उससे पहले उनका बंदरमाट भी होगा। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो उनको रखेंगी इसी शर्त पर कि उनको जो तनख्वाह मिलेगी उसमें से एक छोटा सा हिस्सा उनका होगा। भर्ती के नाम पर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा। हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, चंद लोग उसमें भर्ती होते हैं। सही मायने में यह सरकार जिसने वायदा किया था कि 10 साल के अंदर 10 माह में 10 लाख नौकरी और 30 माह सुशासन के जब ये मना रहे थे दूसरे चरण का, तो उसमें वायदा किया 2 साल के अंदर 25 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। लेकिन वो कहां है वो नौकरियां? क्या पकौड़े तलने के लिए नौकरी को नौकरी बताते हैं? क्या प्राइवेट कंपनीज की जो नौकरियां उनको नौकरी बताते हैं? वास्तविक तौर पर सरकार ने कितनी योजनाएं सरकारी निकाली, कितनी नौकरियों की भर्ती निकाली, जितने विभाग खाली पड़े हैं, जिन विभागों में भर्तियां वास्तव में होनी चाहिए उन विभागों में भर्तियां क्यों नहीं हो रही? सरकार की मंशा क्या है? चुनाव नजदीक आते ही जैसे ही 27 का चुनाव नजदीक, अभी 26 का चुनाव बिहार में होने जा रहा है। नहीं, लेकिन अनिल जी आपने जो बात कही कि कर्मचारी को वेतन तो डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा लेकिन फिर वो रिश्वत देंगे सिलेक्शन के लिए, तो इसीलिए तो कड़ा कानून बनाया गया है कि इस कॉर्पोरेशन के अंदर ग्रीवियंसेस पैनल भी होगा कि अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, पूरे क्लियर नॉर्म्स नहीं आए हैं, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें एक सरकारी अधिकारी भी शामिल होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए मैं आपको छोटी सा एग्जाम्पल दे देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर टीचर्स का जो ट्रांसफर होते हैं ऑनलाइन होते हैं। बहुत से जिले उनके लिए नहीं खोले जाते हैं और उसमें भी अंडरग्राउंड टेबल से वो पर्ची सेट होती है कितने में ट्रांसफर होना है और उसके बाद वही अधिकारी उन ट्रांसफरों पर टिक मार करते हैं। अधिकारी वही, सिस्टम वही। स्टार्टिंग में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर का नियम लाए थे। उसके बाद अखिलेश जी की सरकार हुई, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ट्रांसफर हुए थे और हमारे कुछ परिवारों के भी ट्रांसफर उसमें हुए थे जो टीचर्स थे और एक पैसा नहीं लगा उनका। लेकिन इस सरकार में आज ट्रांसफर कराकर देख लीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर में कहीं ना कहीं उसको मनचाही जगह अगर उसको चाहिए, व्यवस्थित जगह चाहिए या कोई अच्छा जनपद चाहिए तो उसको व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये चलिए ठीक है, आपने गंभीर सवाल उठाया, उस पर जवाब लेते हैं। जी चंद्रमोहन जी, फेवरिज्म का जो सवाल है वही उठ रहा है कि आपने बनाया तो है कंक्रीट सिस्टम लेकिन इसमें भी लूप होल्स हैं। अभिषेक जी देखिए, भ्रष्टाचार पे कौन ज्ञान दे रहा है और कौन ज्ञान बखार रहा है? जिसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार पर ही डूब गई, जिसने जमीन घोटाला किया हो, जिसने आकाश लूटा हो, पाताल लूटा हो, मतलब जी वाले 2G जी कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो, स्वप्न में हो या जाग रहे हो? अनिल जी मैं इस पे आना चाहूंगा। मुद्दे पे रहते हैं चंद्रमोहन जी, मुद्दे पे रहते हैं।
वो सालों पुरानी बातों को दोहराने का कोई सेंस नहीं है। छोटा सा प्रश्न किया है, एक आप आकाश पाताल की बात कर रहे हो, सपने में हो या जाग रहे हो? अरे अनिल जी, क्यों इतना दर्द होने लगता है भाई? थोड़ी सी एक मिनट चंद्रमोहन जी, देखिए मुद्दा ये है कि कोई भी व्यवस्था 100% जो है फुल प्रूफ नहीं होती है, समय के साथ उसमें सुधार करना होता है। चंद्रमोहन जी आवाज पहुंच रही है? जी चंद्रमोहन जी मुद्दे पे रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम से इतने अरबों खरबों के दौलत। अरे सर आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिल जी मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट। आपने ठीक है अनिल जी, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है तो चंद्रमोहन जी से जवाब भी ले ली। चंद्रमोहन जी मुद्दे पे आते हैं। सीधी सी बात यह है कि देखिए कोई भी सिस्टम इतना फुल प्रूफ और कॉन्क्रीट नहीं होता कि उसमें कुछ कमियां ना हो, समय के साथ सुधार करना होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच से बोल रहे थे, उन्होंने कहा और ये कहा है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो सरकारी विभाग में काम करते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि उनकी तनख्वाह काटी जाती है, उनको हैरेस किया जाता है और उनके साथ मनमाना रवैया अपनाया जाता है, उनके अटेंडेंस को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये बात हो रही है आउटसोर्स कर्मचारियों की जो काम करते हैं सरकारी विभाग के लिए। मैं जब ये भाषण सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसे में प्राइवेट कंपनीज का क्या हाल है। फिर ये सोचने वाली बात है कि प्राइवेट कंपनीज में, क्योंकि देखिए आप यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ सबसे ज्यादा इस वक्त कम आमदनी और बेरोजगारी से लड़ रहा है, और ये जो नियम आपने बनाया है रेगुलराइजेशन का, क्या प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत आन पड़ी है? अब अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की पीड़ा को समझते हुए, उनके परिवारों की पीड़ा को समझते हुए इसमें सुधार कर रहे हैं। उसको ढक नहीं रहे हैं, उसको छिपा नहीं रहे हैं। जैसे 2G होता था, जीजा जी का घोटाला होता था, कोलगेट घोटाला होता था, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था और सबको छिपाया जाता था। नहीं लेकिन देखिए 8 साल हो रहे हैं चंद्रमोहन जी, आपकी सरकार को 8 साल हो रहे हैं। अनिल जी ने जो बात कही मैं उसी पे आता हूं। अभी आज से 1 हफ्ते पहले जो फैसला आया है उच्च शिक्षा विभाग के टीचर्स को लेकर, और कोर्ट ने जो टिप्पणी की मैं सीधे आपके सामने रखता हूं। कोर्ट ने कहा कि सर्विस जो है वो रूल होता है और एडहॉकिज्म या फिर आउटसोर्सिंग जो है एक्सेप्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सालों साल काम कर रहा है किसी विभाग में तो उसको समान वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए सरकारी कर्मचारी के बराबर? और आपकी सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सरकार के पास बजट नहीं है, यह बहाना नहीं चलेगा, और उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि आपके पास रिक्त पद नहीं है, जब क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर रिक्त पद नहीं है तो फिर आपको आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो यह टिप्पणी हुई है, कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठता है इसको लेकर। देखिए अभिषेक जी, इनको जब मौका मिला इन लोगों को, तो इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ लूटने का काम किया। हमारी सरकार को मौका मिला, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में आते ना चंद्रमोहन जी, वर्तमान में आते ना अनिल जी, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। चंद्रमोहन जी आज की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। अभिषेक जी अब अरे सुनिए, देख लीजिए। ठीक है चंद्रमोहन जी बोलिए, प्लीज बोलिए, समय वैसे ही राहुल गांधी नहीं सर, सुनिए हमारी सरकार को जब सुनिए, अब आपको मैं नौकरी की ही बात बता रहा हूँ, नौकरी पे ही मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ और झूठ नहीं सच आंकड़े दे रहा हूँ। सुनिए 2007 से 2012 के बीच जानते हैं सरकारी नौकरी बसपा सरकार में कितनी मिली थी? मात्र 92,000। और 2012 से लेकर 17 तक जानते हैं सरकारी नौकरियां सपा सरकार ने कितनी दी थी? मात्र 1,91,000। और हमारी सरकार ने इन 8 सालों में 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है। अरे भैया कहीं नहीं दी आपने भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आंकड़ों की बाजीगरी से हटते हैं। अनिल जी एक मेन पॉइंट पे आता हूं जो मेरा सवाल है। 1 मिनट, ठीक है चंद्रमोहन जी आपने बोल लिया। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि एडहॉकिज्म और आउटसोर्सिंग के जरिए बीजेपी की सरकार जो है आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जो इस कॉर्पोरेशन के जरिए नियुक्तियां होंगी इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आपकी वो दलील तो फिर खारिज हो गई कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब इस कॉर्पोरेशन के जरिए आरक्षण मिलेगा कर्मचारियों को। अभिषेक जी देखिए, चुनाव का समय नजदीक है और चुनाव के समय चुनाव का लॉलीपॉप देना इनके लिए आवश्यक हो गया, मजबूरियां बन गई हैं। यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है और कर्मचारियों का हमेशा नुकसान करने के अलावा कोई दूसरा काम इनकी सरकार ने नहीं किया। और आप लोग पूरे परिवार जब इनसे कोई सवाल किया, जीजा जी को
माता जी को अरे भैया कहाँ जीजा जी बचाते हो। बाजी करने में लगे पड़े हो। अरे चौबे जी सुनिए, आपके पास भैया सही मायने में जी। जवाब दिया ना। सुनिए जीजा सुनिए जी, चौबे जी सुनिए। जी, अरे अरे क्यों नहीं सुनिए? देखिए, आप हमें ये नहीं बताइए, एक मिनट चंद्रमोहन जी, आप ही की पार्टी की बात रख रहा हूँ। सुनिए, नहीं अभिषेक आपके जी इन्होंने बेटे हमें का इतना बोलने नहीं टर्नओवर दिया। कैसे बढ़ गया, जरा वो अभिषेक जी हम इनको उत्तर नहीं प्रदेश बोलने की जनता देंगे। को बताइए कि वो ये नौजवानों को लुटेरे, रोजगार ये किस तरह से भ्रष्टाचारी, बढ़ता है ना, ये वो बताइए। घोटालेबाज, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार बीजेपी की ही पार्टी की मंत्री ने ये आरक्षण का मुद्दा उठाया था। आज जो आरक्षण को खत्म इन लोगों ने किया था, इनके दादी ने, इनके इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव अरे सर, गांधी ने अब इतना विरोध किया उतने था। पीछे नहीं। आज चलिए ये हमारे ध्यान देने आ साथ रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। चलिए समाजवादी पार्टी से आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आलोक त्रिपाठी जी, जो फैसला लिया गया है यूपी सीओएस को लेकर, उसको लेकर सपा का क्या स्टैंड है? एक सकारात्मक कदम मानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी लगातार जो अपनी मांग रख रहे थे उनके हितों की अब रक्षा होगी? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं बच्चे का नाम जरा जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लाइव हूँ नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कौन है भाजपा की तरफ से। जी। तो जरा प्लीज हमको नाम बताइए। भाजपा की तरफ से चंद्रमोहन जी हैं और चंद्रमोहन जी, कांग्रेस की तरफ से आपको जी। बड़ी अदबी के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आउटसोर्स आप ये नियमावली लाए हैं, इस आउटसोर्स के लिए सबसे पहले और की लगातार आउटसोर्स को बढ़ा दे रहे हो, लेकिन लोगों की, छात्रों की, नौजवानों की, बच्चियों की तो वो दिन भूल गए जब लास्ट ईयर थी और 10-90 की बच्चियां इको गार्डन में बैठ के आपके खिलाफ धरना दे रही थी। आपका जमीर बिक गया था, आपका जमीर और आग का पानी मर गया था। आपको 10-90 के बाद में जब 112 की बच्चियां बैठी थी तब आपका जमीर मर गया था। 69,000 शिक्षक लगातार आपके खिलाफ आंदोलनरत रहे। जब जब बच्चों ने फॉर्म भरे तब आपकी परीक्षाएं लीक हुई। उसके बाद आप कहते हो कि आउटसोर्स करके हमने बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच बच्चों के हितैषी हैं तो आपकी सरकार में एक भी पेपर आज तक लीक होने से क्यों नहीं बचा? आखिर क्यों लीक होता है? तीसरी चीज, ये जो आउटसोर्स का आपने ढिंढोरा पीटा है ना, इससे बच्चे और नौजवान खुश नहीं होने वाले। ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको बारे में जान चुकी है। तो पूर्व की व्यवस्था है आलोक जी, उससे बेहतर नहीं है क्या कि पहले आउटसोर्स कंपनी को पैसा जाता था, वो जमाखोरी करते थे, कर्मचारियों को प्रताड़ित करते थे। अब सरकार बोल रही है कि सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। न्यूनतम वेतन 16,000 उन्होंने तय किया कि इससे कम नहीं दे पाएंगे। ईपीएफ, ईएसआईसी सब कुछ तो इसमें व्यवस्थाएं की गई है, छुट्टी से लेके। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको आउटसोर्स मत बोलिए। ये आउटसोर्स नहीं है, ये डायरेक्ट संविदा है। आउटसोर्स का रिप्लेस करने के लिए व्यवस्था लाई गई है, एजेंसी के थ्रू हायरिंग होगी। ये डायरेक्ट संविदा है और ये डायरेक्ट संविदा बहुत पहले से चली आ रही है। चली आ रही थी उत्तर प्रदेश की। जब भाजपा सरकार आई और भाजपा ने इस चीज को बढ़ावा किया कि नहीं हम आउटसोर्स करेंगे कंपनी के माध्यम से, हम बिचौलिया रखेंगे, हम बिचौलिया के माध्यम से बच्चों को पेमेंट करेंगे। और यही कारण रहा कि बच्चों के साथ कितनी प्रताड़ना हुई उसकी कोई मतलब संभावना नहीं। तो आलोक जी अब वो हटा दी ना, वही व्यवस्था को तो रिप्लेस कर दिया। मैं वही चीज कह रहा हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप डी ग्रेड के बच्चे को अगर 16,000 देना चाह रहे हैं तो भैया 200 रुपए किलो दाल है, 150 रुपए किलो आयल है, 150 रुपए किलो सब्जियां बिक रही है, 40 रुपए किलो टमाटर है, तो भैया 16,000 में वो जीवन यापन करेगा कैसे? बस भैया आपसे पूछ रहा हूँ, आपने उसको 40,000 क्यों नहीं रखा? ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, समय थोड़ा सीमित है, मैं इस पे चंद्रमोहन जी से जवाब चाहूंगा। चंद्रमोहन जी, क्या 16,000 इनफ है, हो जाएगा, काफी है न्यूनतम? अभिषेक जी, आज इनको बड़ी महंगाई दिखाई दे रही है, बहुत जो है इनको वेतन की चिंता हो रही है। इनके समय में वेतन क्या था? इनके समय में महंगाई कितनी थी? 12-10। चंद्रमोहन जी देखिए, समय सीमित है, मैं चाहता हूं वेतन के मुद्दे पे आए। ये नौजवानों से जुड़ा मुद्दा है सर, आप लोग एक साथ चलाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आलोक जी, आपने सवाल पूछा है, मैं उसी सवाल पे रहना चाहता हूं। चंद्रमोहन जी प्लीज ये बताइए, क्या 16,000 में एक परिवार चल सकता है? न्यूनतम आपने कहा है। अभिषेक जी, आपको पता है इन लोग की सरकार में 8,000 रुपए था। सर, उनकी सरकार को गए हुए भी तो 8 साल हो गए। हमारी सरकार कम से कम 16 और 20,000 तक की बात कर रही है ना, और दे रही है डायरेक्ट खाते में। इन लोग के समय में बिचौलिया खा जाते थे। ये भ्रष्टाचारी, ये लुटेरे लोग सर, एक साधारण पटवारी की कितनी तनख्वाह होती है सर, आप बता दें।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को बदलने के लिए कॉरपोरेशन की एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। अब जमीन पर यह व्यवस्था कितनी सफल होगी, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।